आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का ये चैप्टर 4 है और चैप्टर 4 का ये भाग 4 है। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में क्या पढ़ रहे थे? गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में सभी शासकों के बारे में पढ़ लेते। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की मृत्यु होने के बाद रजिया सुल्तान की जैसे ही मृत्यु हुई, और मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु इसको बीच रास्ते में क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। और उसके बाद दिल्ली के गद्दी पर अलग अलग इसी के वंश के अलग अलग शासक बैठने लगे। 3-4 शासक, इसके बाद 3-4 शासक बैठे, कम दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए नहीं बैठे, मतलब कुछ दिन बाद के कुल आयु के शासक होते थे। और अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। अंतिम शासक किसके वंश का था? नसीरुद्दीन महमूद। इसकी मृत्यु होने के बाद क्या हुआ? आप देखिए, इसके ही वंश का था। इसकी मृत्यु होने के बाद राजा बना बलबन, जिसका नाम था क्या? बलबन। आप कहेंगे बलबन राजा, ये बलबन कौन है? ये इसका सबसे महत्वपूर्ण है, बलबन। अब ये बलबन कौन था, इसके बारे में अब आप कहेंगे कि रजिया सुल्तान के बाद 3-4 राजा और हुए, तो उनके बारे में बताइए। उनके बारे में डिटेल में कहा नहीं बता रहे हैं। अब बलबन के बारे में डायरेक्ट, और इस नसीरुद्दीन महमूद के बारे में बताइए, इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? तो इनके बारे में ज्यादा जिक्र इतिहास में किया ही नहीं गया है। कुछ काम करेंगे तब ना आपकी उपलब्धि गिनवाएंगे हम। कुछ काम करेगा तब ना इसका उपलब्धि गिनवाएंगे। हाँ, ये किया, ये गलती किया, ये सही किया, गलती या सही कुछ भी किया हो तो तब ना इसके बारे में बताते। किसी भी राजा के बारे में हम क्यों बताते हैं? कब बताया जाता है? उसकी उपलब्धियां बताया जाता है या उसकी कमियां बताया जाता है? यही बताया जाता है ना, क्या क्या वो सही किया, क्या क्या वो गलत किया। इसने कुछ किया ही नहीं तो क्या बताएं हम इसके बारे में? बताइए। किया, छोटी मोटी कुछ काम किया। तो इतिहास में जगह उन्हीं को मिलती है जो कुछ बड़ा करते हैं, चाहे वो खराब करे या अच्छा करे, तो उन्हीं को जगह मिलती है। अब खराब करेंगे तो खराब तरीका से नाम लिया जाएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा तरीका से नाम लिया जाएगा। अब नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन शासक बना। बलबन कौन था? इसके वंश का नहीं था, ये भी बलबन गुलाम ही था। क्या था? ये गुलाम था। ध्यान समझिएगा, बलबन क्या था? गुलाम था। अब बलबन गुलाम होकर शासक कैसे बना? ये चालीसा दल में शामिल था। चालीसा दल। अब क्या था इस बलबन के बारे में थोड़ा समझिए। यह एक गुलाम था। मंगोलों द्वारा इसको बचपन में ही पकड़कर इसको बेच दिया गया था। तब से ये दास बनकर रहता था। अब इनके दरबार में रहता था और ये अपनी योग्यता के बल पर, योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर, और बहुत अच्छा कुशल योग्य शासक भी था। ये इल्तुतमिश जब चालीसा दल का गठन किया था, उसी समय से बलबन भी चालीसा दल में शामिल था। चालीसा दल ठीक ठाक चल रहा था। तो इल्तुतमिश ने तो ये कहा था कि हमारी जो बेटी है रजिया सुल्तान, वो शासक बनेगी। लेकिन चालीसा दल में जितने भी लोग थे, बलबन भी उसी में था कि नहीं, रजिया सुल्तान नहीं बननी चाहिए। फिर भी रजिया सुल्तान बनी शासक। रजिया सुल्तान को उसके पद से हटाने में, उसकी मृत्यु का कारण में बलबन भी था। ध्यान रखिएगा, बलबन भी पूरी तरह से उस कार्य में ये इसको रजिया सुल्तान को हटाने में, इस कार्य में पूरी तरह से लगा हुआ था। बलबन भी नहीं चाहता था कि कोई महिला शासक बने, लेकिन ये तो शासक बनी। इसको हटाने में, फिर इसकी मृत्यु में भी ये, मतलब इसको हटाने में पूरी तरह से बलबन भी सहयोगी था। ठीक है। उसके बाद रुकनुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि रुकनुद्दीन महमूद को मृत्यु का कारण भी बलबन ही था, और कुछ लोगों का मानना है नहीं, इसकी प्राकृतिक तौर पर मृत्यु हुई थी। इनका कहानी खत्म हो गया। बलबन अपने दम पर, अपनी योग्यता के बल पर और अपने बल पर, इसके विरुद्ध में कोई बोल ज्यादा नहीं सकता था ना, चालीसा दल में था। अब इसकी मृत्यु होने के बाद ये खुद कहा कि हम अब राजा बनेंगे कह दिया। तो और इसके बारे में सभी लोग जानते थे कि कुशल योद्धा है, दूरदर्शिता वाला है, अच्छा ये इसकी सोच बहुत ही ज्यादा है, और ये अपने राज्य के बारे में अच्छा से जानता है, पड़ोसी राज्य के बारे में सब कुछ जानता है, और इसीलिए इसके खिलाफ कोई ज्यादा बोल नहीं रहा था। अब बोल नहीं रहा था तो ये बलबन शासक बन गया। लेकिन चालीसा दल वाले विरोध कर रहे थे, क्योंकि चालीसा दल सभी लोग बराबर थे ना उसमें। तो कह रहे थे तुम कैसे शासक बन जाओगे, हम लोग काहे नहीं बनेंगे? बाकी लोग इसमें थे तो बाकी लोग सवाल उठाएंगे ना कि तुम ही एक हो चालीसा दल में, राजा की मृत्यु के बाद तुम ही बनोगे, हम लोग क्या करेंगे? इसने कहा कि चालीसा दल बहुत उछल रहा है, चालीसा दल के कारण ही ना ये रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई, ये सब हुआ। तो चालीसा दल बड़ा उछल रहा है, चालीसा दल को समाप्त करने के ये निर्णय ले लिया। चालीसा दल से ही आया था, चालीसा दल से ही इसका नाम हुआ। और इसने अब राजा बनने के बाद में कहा कि उछल चालीसा दल ही जा रहा है, क्योंकि चालीसा दल में था तो ये भी बहुत उछलता था।
कि चालीसा दल राजा को कुछ भी कह देते थे, कुछ भी कर देते थे। कहा रुको चालीसा दल के समाप्त, लेकिन चालीसा दल के समाप्त करने से पहले और भी बहुत ज्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ा। अशांति, राज्य में अशांति फैल गई। राजा की मृत्यु के बाद राज्य में अशांति फैली जाती है, तो राजा अशांति फैल गई तो पहले इसने क्या किया, कौन कौन बाहरी विद्रोह कर रहा था, बाहर राज्य के बाहर, ये अंदर तो ये लोग तो अंदर थे, ये राजा के दरबार के अंदर थे, बाहर कौन कौन विरोध करता, पहले उन विरोधियों को क्या किया, इसने सफलतापूर्वक उन विरोधों को दबाया। और साथ में ही थोड़ा क्रूरता भी इसका अंदर थी, क्रूरता पूर्वक दबाया। एक विरोध दबाता था तो 3 विरोध ऐसे ही शांत हो जाते थे। मतलब कि एक विरोध अगर दबाया ना तो 3-4 विद्रोह ऐसे ही शांत हो जाते। इसकी क्रूरता देखकर, इतनी क्रूरता इसके अंदर थी। और एक बात था कि राजा इतने कमजोर इससे पहले थे कि लोगों के मन में राजा के प्रति भय ही खत्म हो गया था। कुछ भी राजा को कोई भी बोल देता था, कुछ भी कह देता, कुछ भी। इसने राजा के भय मन में लाने के लिए पहला काम क्या किया, लोगों से मिलना कम कर दिया। दूसरा काम, जो भी दंड प्रावधान होता था, जो भी किसी का दमन करना होता था, मतलब किसी को शांत करना होता था, किसी को विद्रोह दबाना होता था, क्रूरता के साथ सैनिकों को ये निर्देश दिया था, क्रूरता के साथ सबसे निपटा जाए। मतलब भय का माहौल रहे, तो लोगों के बीच भय अच्छा बन गया। भय बनने के बाद अब कहा कि अब चालीसा दल को थोड़ा निपटाया जाए, बड़ा उछल रहा है चालीसा दल, इनका खत्म कर दिया। सब चालीसा दल को पूरी तरह का चालीसा दल नहीं रहेगा। और जो भी चालीसा दल में जाकर कहा कि नहीं आप कैसे खत्म कर सकते, उसको भी जो भी चालीसा दल में विद्रोह किया था ना, इन विद्रोहियों को भी क्रूरतापूर्वक उन विद्रोहियों का दमन कर दिया, विद्रोहियों को समाप्त कर दिया क्रूरतापूर्वक। इतना क्रूरता देखकर लोग ऐसे ही शांत हो गए। लोगों के मन में कोई अब सवाल बचा ही नहीं कि नहीं क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कुछ भी बलबन के प्रति कुछ भी सवाल नहीं बचे थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे लोग। अब कह रहे थे कि यही हमारा क्या है, शासक है। बलबन ही अपने आप को खुद को क्या बनाया कि कहा कि नहीं अब हम ही शासक है। अब ये देखिए, शासन चलाने के लिए एक तो महत्वपूर्ण होता है शांति, तो शांति तो यह स्थापित कर दी अपने बल पर। अब क्या महत्वपूर्ण होता है, सैन्य व्यवस्था। इसने सैन्य व्यवस्था को ठीक किया। अब सैन्य व्यवस्था को ठीक क्यों किया, क्योंकि अब किसी से भी युद्ध लड़ना है तो सैन्य व्यवस्था सही चाहिए नो। और खुद ये अच्छा एक सेना नायक भी बहुत अच्छा था, तो ये जानता था कि सैन्य व्यवस्था में क्या क्या समस्याएं हैं, कैसे कैसे सेना में भर्ती किया जाना चाहिए, किसको कितना वेतन देना चाहिए, क्या होना चाहिए। और पहले ये था ना, इस सैनिकों को वेतन के बदले जागीर दिया जाता था, कुछ जमीन दे दिया जाता था। और जो सैनिक थोड़े ज्यादा उम्र के हो जाते थे उनके पास जमीन बहुत अधिक हो जाता था, जमीन बहुत अधिक हो जाता था उन सैनिकों के पास में, क्योंकि बहुत दिन से शासन का, बहुत दिन से सेना में है, तो बार बार उनको जमीन मिल रहा था, बहुत अधिक हो जाता था। तो इसने एक नियम बनाया कि जो भी सैनिक की जमीन मिला है ना, उसको मृत्यु तक बच रहेगा। अगर मृत्यु होने के बाद उसके परिवार वालों को जमीन नहीं दिया जाएगा, और फिर जमीन वापस राजा के पास आ जाएगा। ठीक है, पहला काम। दूसरा काम क्या किया, इसने कहा कि अब जागीर नहीं दिया जाएगा, वेतन बढ़ाया इन लोगों को, कहा कि वेतन बढ़ाया जाए, वेतन इसने बढ़ाया। और जो भी सैनिक थोड़ा ज्यादा उम्र के हो गए थे उनको पेंशन देकर कहा कि अब जाइए, अब बाहर निकलिए, ये सेना से आप बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी उम्र अब ज्यादा हो गई है। उनको पेंशन देकर और उनको बाहर निकल दिया उन सैनिकों को, और नए सैनिकों को इसने क्या किया, भर्ती किया। सेना में बहुत अच्छा इसने सुधार किया, बहुत अच्छे हथियार भी बाहर से मंगवाए और हथियार भी सेना में शामिल किया। एक काम और किया कि राजा के दैवीय सिद्धांत लागू कर दिया। राजा का दैवीय सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत। अब राजा के दैवीय सिद्धांत क्या होता है, राजा ही सब कुछ है, राजा ही सब कुछ है, ईश्वर भी है, सब कुछ राजा ही है, राजा को ही मानना है, सब कुछ मानना है, क्या राजा को ही मानना है। मतलब राजा ही सब कुछ है और राजा को ही राजा के दैवीय सिद्धांत, और राजा के जब भी सामने जाना है सिर झुकाना है, ये सब करना है। और ये अपने आप को शाही वंशज कहता था कि हम शाही वंशज है और राजा ही सब कुछ है, राजा के आप विरोध नहीं कर सकते, विद्रोह नहीं कर सकते हैं। इसने राजा के दैवीय सिद्धांत लागू किया और कहा कि राजा के सामने जब भी जाना है सिर झुका कर जाना है, जब भी, मतलब ये बहुत सारी इसने नियम बना दिए राजा के दैवीय सिद्धांत में। साथ में इसने न्याय प्रणाली बनाया। अब न्याय प्रणाली कैसा था, न्याय व्यवस्था। अब बताइए क्या न्याय व्यवस्था इसका कठोर होगा या कैसा होगा, कठोर ही होगा। क्यों, क्योंकि इसके ये चाहता था कि राजा के प्रति लोगों के मन में भय रहे, डर रहे, राजा के प्रति की विद्रोह कभी ना करे। तो राजा के प्रति डर कब रहेगा, शासन में थोड़ा सा कमी कीजिएगा, ये न्याय में कि थोड़ा कठोर बनिएगा। तो इसने कठोरता जो भी, और खास कर इस चालीसा दल में से कोई अमीर अगर कोई गलती करता था उसको तो अलग दंड दिया जाता था, उसको और कठोर ज्यादा दंड दिया जाता था। इस चालीसा दल में जो भी चालीसा दल को तोड़ा था ना इसने,
चालीसा दल को तोड़ा था, और उसमें से जो अमीर इधर उधर जो भी कुछ करते थे ना, और उनको अगर न्याय व्यवस्था में आ जाते थे ना, तो उनको अच्छा सा दंड देता था। कि इसलिए दंड अच्छा से देता था कि अगर दंड अच्छा से इनको ना कठोरता पूर्वक दिया गया ना, तो ये जैसे ये आया है ना, राजा बना है ना, वैसे ही, क्योंकि सब इसके बराबरी लेवल में थे ना, जो भी चालीसा दल में था इससे कम थोड़े थे, सब बराबरी लेवल में थे। तो इन सबको भी डरा कर ये रखना चाहता था, ध्यान रखिएगा। और बहुत ही कठोर न्याय व्यवस्था को बनाया, बहुत ही कठोर कठोर सजाए इसने, सजा को प्रावधान किया, सब कुछ कठोर किया। खासकर और एक बात, इसने गुप्तचर विभाग बनाया था, गुप्तचर विभाग बनाया। इस विभाग में ये किया, गुप्तचर में दो तीन गो काम किए। एगो तो अपने दरबार के अंदर क्या क्या चल रहा है, अपने दरबार के अंदर गुप्तचर लगा दिए। दूसरा, बाहरी वाला राज्य में कौन क्या कर रहा है, इसके खिलाफ कौन षड्यंत्र कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसको सब इसके बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो गुप्तचर विभाग बना, मतलब ये शासन ठीक ठाक चला रहा था। अब शासन ठीक ठाक चला रहा था, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसकी शासन व्यवस्था में जनता खुश थी। ये इतना काम कर दीजिए जनता खुश हो जाएगी, बताइए तो। कठोर इसका न्याय व्यवस्था, गुप्तचर विभाग, ये और कठोर जो भी कार्य करता था, थोड़ा कठोर ही करता था, जनता के मन में ये भय पैदा करता था। क्या ऐसे माहौल में जनता अपने आप को अच्छा महसूस कर पाती होगी? नहीं। लेकिन फिर भी ये शासक एक सफल शासक रहा। देखिए, सफल और योग्य शासक, कितने बार हम बताए हैं, सफल और योग्य शासक एक अलग बात है, और जनता के हित के काम करने वाला शासक वो अलग बात है। सफल और योग्य शासक वो होता है जो अपना शासन अधिक दिन तक चला सके। तो अधिक दिन तक चला सके, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो जनता के हित में ही काम करेगा, जनता के विरोध में। आप देखिएगा, जब भी राजा की शक्ति बढ़ जाती है ज्यादा ना, राजा निरंकुश हो जाता है। और जब भी शासक शक्ति उसकी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी राजा की, तो राजा तो मान लीजिए एक पीढ़ी तो निरंकुश नहीं हो, लेकिन दूसरा तीसरा पीढ़ी जरूर निरंकुश हो जाएगा, या कुछ ऐसा काम करने लगेगा जो राजा का काम नहीं होता है, कुछ और ही करने लगेगा। कभी भी देख लीजिएगा, किसी भी वंश का नष्ट, कोई भी वंश नष्ट कैसे होता है, ये पार्ट 1 में भी पढ़ाए होंगे कि कोई भी वंश कैसे नष्ट होता था। शुरू वाला राजा तो ठीक ठाक होते थे और वो अपने वंश को काफी ऊंचाइयों पर लेकर जाते थे, लेकिन उसके बाद आने वाले शासक क्या होते थे, या तो कमजोर होते थे, या अपने राज्य पर ध्यान नहीं देते थे, या निरंकुश हो जाते थे, जिसके कारण वो क्या होता था, उस वंश का विनाश हो जाता था। ठीक है, तो ये हम लोग समझ लिए। बलबन के बारे में तो हम लोग इतना समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा।